नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके तहत राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य के विकास में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार पिछले 24 साल में 24 गुना तक बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी इस अवधि में 17 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। और अपर सचिव नियोजन विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज साल 2023 से 24 में यह बढ़कर 3,46,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि करीब 24 गुना अधिक है। और इस प्रकार राज्य गठन के वक्त राज्य के प्रति व्यक्ति 15,285 रुपए ही थी, लेकिन साल 2023 से 24 में ये 17 गुना बढ़कर 2,60,000 रुपए हो गई है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के मात्र 4 महीनों में ही ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजस्व बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान खनन क्षेत्र का है। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25, जिसमें अप्रैल से जुलाई महीने में 333.17 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गई है, तो वहीं पिछले साल यानी कि साल 2023 से 24 के पहले 4 महीने में राजस्व से कुल 133.31 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। इस लिहाज से देखें तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पिछले साल की तुलना में लगभग 67% अधिक है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। विकास की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार पिछले 24 साल में 24 गुना तक बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी इस अवधि में 17 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के गठन के समय अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज साल 2023 से 24 में ये बढ़कर 3,46,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये करीब 24 गुना ज्यादा है। इसी तरह राज्य गठन के वक्त राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जो कि 15,285 रुपए ही, जो अब साल 2023 से 24 में 17 गुना बढ़कर 2,60,000 रुपए हो चुकी है। अर्थव्यवस्था बढ़ी है, ये तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से वित्तीय अनुशासन या जिस प्रकार से हम लोग छोटे राज्य होने के बाद हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। जो हमारे वित्तीय प्रबंधन है, ये उसको श्रेय जाता है। मैं अपने अधिकारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि एक जो सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ राजस्व बहुत ज़्यादा, उनके सोर्सेज बहुत कम है। उसके बावजूद यदि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में चल रही है, तो मैं उसके लिए जनता को ही बधाई दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ उनको बधाई दे रहा हूँ। देखिए, यदि आमदनी बढ़ी है या आर्थिकी बढ़ी है प्रदेश की, तो निश्चित रूप से वो एक आदमी का काम नहीं होता। जितनी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, तिनका भर योगदान किया है, घड़ा भरा है बूंद बूंद से। इसी वजह से ये वृद्धि हुई है। और यदि वृद्धि को आंकना ही है तो एक दो मैदानी इलाकों से नहीं, कोई भी विकास जो है वो वर्टिकली नहीं उसका आकलन होता है, हॉरिजॉन्टली आकलन होता है। और अगर हम देखें तो एक दो मैदानी इलाके, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर को यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो हमारे पर्वतीय अंचल हैं वहां तो बहुत ही बुरा हाल है। यदि इतना सब कुछ चाक चौबंद होता और राम राज्य प्रदेश में आ गया होता, तो फिर पलायन इस कदर नहीं बढ़ रहा होता। और पर्वतीय जनपदों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका जो अकाल पड़ा हुआ है, उस वजह से पलायन हो रहा है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा सुविधाओं के अभाव में, रोजगार के अभाव में दिनों दिन लोग पलायन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। और ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है। असल में उत्तराखंड वासियों से पूछिए ना कितनी तरक्की की है। वहीं एक ओर जहां राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के राजस्व में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में मौजूदा वित्तीय वर्ष के मात्र 4 महीनों में ही ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजस्व बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान खनन क्षेत्र का है। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25, जिसमें अप्रैल में जुलाई महीने में 333.17 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गई, तो वहीं पिछले साल यानी कि 2023 से 24 के पहले
4 महीने में राजस्व से कुल 133.31 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी और इसी लिहाज से देखें तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पिछले साल की तुलना में लगभग 67% अधिक है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य का समग्र विकास नहीं हो रहा है, पहाड़ और मैदान में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि खनन से जो आज रॉयल्टी कट हुई है, पिछले 4 महीने से हमने देख रहे हैं 333 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने जनरेट किया है 4 जिलों में। एक्चुअली क्या है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनके जो विजन है बड़ा क्लियर है। इन्होंने देखा कि भाई ये चोरी का काम था, बेसिकली जो खनन होता था इसमें चोरी इतनी ज्यादा थी कि इसको रोकने में प्रशासन नाकाम रहा है। अब जब कोई चीज रुक नहीं पा रही तो उसका कुछ ना कुछ इलाज तो सोचना पड़ेगा। तो इनकी सोच का नतीजा है कि इन्होंने एक कंपनी को लीगल चेकिंग का अधिकार दे दिया कि रवाना चेकिंग करें। अब उसका इंजाम ये इम्पैक्ट ये आया कि हर गाड़ी वाला प्रत्येक राउंड का रवाना लेके चल रहा है और अंडरलोड चल रहा है। इससे क्या हुआ कि अगर किसी कैरिंग कैपेसिटी किसी वाहन की 20 टन होती थी, वो लेके चलता था 50 टन, तो वो 30 टन का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता आ गई, हर पेपर चेक हो रहा है। तो ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अपना विजन था कि क्योंकि देखिए अधिकारी तो पहले भी थे पर उन्होंने इतने एफर्ट नहीं किए, परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री ने एफर्ट किए तो उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। हाल है, कोई भारी वृद्धि किसी में नहीं हुआ है। कहाँ भारी वृद्धि हुआ? अगर आपने शराब और रेत बजरी में आपने पैसा कमा लिया तो आप इसको बड़ी उपलब्धि कहते हैं। अगर हम उपलब्धि तब मानते पर कैपिटा आपका इनकम बढ़ता। आप बताइए चमोली की स्थिति क्या है, आज पिथौरागढ़ की स्थिति क्या है, चंपावत की स्थिति क्या है। आप 4-3 जिलों में कह दें कि इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ी है देहरादून, और आप हरिद्वार को मानक मान के समझते हैं कि ये हो गया, तो कहाँ से होगा? राज्य में एक समग्र विकास की बात होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास की बात होनी चाहिए। अगर उत्तरकाशी का डेवलपमेंट हो, चमोली का भी हो, पिथौरागढ़ का भी हो, जितने सीमांत जनपद हैं उनका भी हो, तब हम कह सकते हैं कि आपका राज्य प्रगति के पथ पर आगे चल रहा है। ये 2 राज्यों के आंकड़ों से आप पूरे राज्य को तोलना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये इस राज्य के साथ अन्याय होगा और इस राज्य की भावनाओं में कुठाराघात होगा। पिछली सरकार में हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, रेवेन्यू जनरेट करना एक सरकार का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें भाजपा सरकार ने हमेशा ही अग्रणी रहकर उसको प्राप्त किया है और लगातार हम ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, गुड गवर्नेंस के साथ में हमारी सरकार कार्य कर रही है। पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, डूबी हुई थी और कभी भी इन्होंने देश का और प्रदेश का भला नहीं सोचा। इसी वजह से ये कभी भी कहीं पे भी सफल नहीं हो पाए। आपने देखा कि सेंटर में भी ये कुछ सीटों तक सिमट गए और प्रदेश से तो इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। उसकी वजह यही है, ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे। भाजपा सिर्फ विकास और विकास करती है। कुल मिलाकर राज्य के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है। राजस्व में वृद्धि के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार आगे बढ़ा है। बस जरूरत इस बात की है कि राज्य के राजस्व में पहाड़ी जनपदों का भी योगदान हो। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड के विकास में पहाड़ की सहभागिता भी बढ़े, इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हनी पाठक जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपको करा देते हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, और समाज सेवी उदित घड़ियाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनोज ध्यानी जी हैं। ये सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं हनी पाठक जी के साथ में। हनी जी, राजस्व जो है वो बढ़ रही है, लेकिन ये मुद्दा फिर भी विपक्ष क्यों बना रहा है? देखिए, ऐसा मुद्दा विपक्ष इसलिए बना रहा है कि अपना अस्तित्व तो दिखाना ही है। अपना अस्तित्व जो विलुप्त होता जा रहा है पूरे एक, अपितु उत्तराखंड से ही नहीं,
पूरे देश से कांग्रेस का जो अस्तित्व खत्म हो रहा है उसको उजागर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो उल जुलूल बोलना ही है, तो यही बोल रहे हैं। अभी मैं मुख्य प्रवक्ता, जिसको ये लोग स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता मानते हैं, उस स्वयंभू मुख्य प्रवक्ता की बात सुन रही थी, बाइट सुन रही थी, जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि ये सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री जी का कार्य नहीं है, ये सब लोगों ने मिलकर किया है, तब ये काम हुआ है। तो मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब इस तरीके से प्रति व्यक्ति अगर कुछ गलत काम होता है उत्तराखंड में, तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री धामी जी ने कर दिया। तो ये क्या उल्टी बुद्धि की सोच है? इनको तो खुश होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे उत्तराखंड को मिली है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और विकास की गति में जो बहार आ रही है, उसके लिए भी इनको स्वागत करना चाहिए कि उत्तराखंड कहां से कहां चलता जा रहा है। और जो वायदा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परेड ग्राउंड में कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी पद चिन्हों पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक किस तरीके से और बनेगा, इसका निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या गलत नजर आया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। दूसरा, अभी दूसरे प्रवक्ता इनके कहते नजर आते हैं कि पलायन का शब्द भी कहा था इन्होंने, और ये भी साथ साथ कहा था कि सीमांत गांव से भी डाटा लेकर आए, उसके बाद पता लगेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पलायन हो गया है, गांव का गांव पूरा खाली हो गया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं डाटा लेकर आइए तब पता लगेगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम से सिर कानों तक पहुंच न पाने वाली और दिमाग को ना मानने वाली बातें ये कह रहे हैं। आप खुद बताइए, जब वहां पूरा पलायन हो चुका, गांव में कोई बचा ही नहीं, तो फिर किस तरीके से डाटा लेकर आएंगे? या तो ये कहो या तो वो कहो। और अगर सीमांत गांव का भी चाह रहे हैं तो ऐसा है प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के, पहले खुद का डाटा निकालने का प्रयास करिए कि आपने यात्रा की भी शुरुआत करी तो वहां गुत्थम गुथाई की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां ना हुई हो। तो गरिमा जी, इनको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो देवभूमि में विकास की बहार आ रही है, उसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए कि 24 साल में 24 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हमारे उत्तराखंड में विगत अभी 7 सालों में दिखाई दे रही है। जो हम लोगों विगत अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये मुख्यमंत्री धामी जी का जो 3 साल बीता है, इसमें जो 17% प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। कोई ना कोई अचीवमेंट तो लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे होंगे, कोई ना कोई कड़ा फैसला तो ला रहे होंगे। और उत्तराखंड में पर्यटक की दृष्टि से जो लगातार ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे देखिए गढ़वाल में हमारे चारों धाम स्थित है, तो उसमें जो पहले की यात्रा थी अब की यात्रा में कंपेयर किया जाए तो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। दूसरा, कुमाऊं को जिस तरह से विकसित करने के लिए मानस खंड माला मिशन जो चालू किया जा रहा है, वहां के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उससे जो टूरिस्ट को लुभावने का काम किया जा रहा है वो लगातार हो रहा है। आप मुख्यमंत्री जी का अगर पेज और ट्विटर देखते हैं तो उसमें साफ दिखाई देता है कि वो उत्तराखंड में होने सभी पर्यटक स्थलों का प्रचार करते नजर आते हैं। हमारे बीजेपी ठीक है हनी जी, आपके पास लौटेंगे। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। सबसे पहले वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हनी पाठक जी हमारे साथ में है और गिरिराज किशोर जी हैं। गिरिराज जी का रुख कर लेते हैं। गिरिराज जी, जब 24 सालों में 24 गुना विकास हुआ है तो आखिर दिक्कत क्या है विपक्ष को? क्यों लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अभी जो भाजपा की प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता हनी जी, वो अभी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ बोल गई। आप लोग इतने अहंकारी न बने। आज भी भाजपा गरिमा जी अहंकार और घमंड में चूर चूर है। ये अयोध्या हार चुके हैं, ये बद्रीनाथ जी हार चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका अहंकार जो है वो अपने चरम पे है। गरिमा जी 2017 में 12 और 17 के बीच में जो प्रति कैपिटा जो इनकम थी प्रति व्यक्ति, हम लोगों का जो समय था 12 और 17 के बीच में, 17 में 1,72,000 रुपए थी
आज जो आंकड़े हैं इनकी तरफ से जो पेश हो रहे हैं, 2,60,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय इनकी तरफ से बताई जा रही है। तो गरिमा जी, जो पार्टिसिपेशन जो है बनता है कांग्रेस का, आज जो ये तगमे लगाने जा रहे हैं अपने पे, आज स्थिति में आपको बताऊं गरिमा जी, आज जो खनन का इन्होंने आंकड़ा रखा है कि 4 माह में 2024-25 का 4 माह में 333 करोड़ रुपए राजस्व मिला इनको खनन से, हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से। आप सोचिए गरिमा जी, सरकार को इनकम ऑफ सोर्सेज अगर इरेज करने हैं, आज जो बार बार मैं लगभग हर डिबेट में लगभग इस बात को रिपीट करता हूं और सरकार के सामने एक बात रखता हूं कि आप लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में, आपने सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में आपने विलेज टूरिज्म में क्या किया है, आपने हॉर्टिकल्चर में क्या किया है, आपने जो पारंपरिक खेती 12 और 17 के बीच में हम लोगों ने, गरिमा जी, हरीश रावत जी सीएम थे, हमने पारंपरिक जो खेती थी मंडुए की और झंगोरे की और पहाड़ी दालों की, हमने खरीद मूल्य तय किए थे। हमने उस किसान को सरशब्द बनाने की तरफ कोशिश की थी और उसके लिए खरीद मूल्य तय किए थे ताकि वो पारंपरिक खेती को कर सके जो वहां पे मास इस समय वास कर रहा है पर्वतीय क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने के लिए आज विलेज टूरिज्म की अगर मैं बात रखता हूं, वाकई गरिमा जी, आज अगर मैं बात रखता हूं कि जितने भी हमारे पास पहाड़ों में हर्ब्स हैं उनका दोहन करिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाइए। और आप स्वयं में सोचिए गरिमा जी, अगर इस राज्य को बनने के बाद अगर इंफ्रा इसमें देने का काम किया, इसको संभालने का काम किया, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को देने का काम किया, तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था 2002 और 7 के बीच का पूरा इंफ्रा अगर मिला है कहीं, क्योंकि पंडित नारायण दत्त तिवारी निश्चित रूप से विजनरी नेता थे, वो विजन लेके चलते थे। और निश्चित रूप से आज भी जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं, अगर कहीं रीढ़ मजबूत होने का अगर कार्य हुआ है 2002 और 7 के बीच में हुआ है, और 12 और 17 के बीच में, गरिमा जी, जो बात मैं विलेज टूरिज्म की कर रहा हूं, हम लोगों ने शुरुआत की थी उस समय गांव को हाइजीन बनाने की, गांव को उसी परिवेश में रख के टूरिस्ट आना चाहता है, टूरिस्ट जो है उसी परिवेश में भोजन निश्चित रूप से पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेना चाहता है। आपको केवल उसको बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए। और आज मैं अभी भाजपा के एक प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता जो को मैं सुन रहा था, वो पलायन की बात किए जा रही थी फिलहाल अभी। अरे भाई, पलायन होगा पहाड़ से अगर आप लोग वहां पे निश्चित रूप से इनकम ऑफ सोर्सेज इरेज नहीं करेंगे, अगर आप हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अगर बार बार मैं गरिमा जी बात करता हूं कि आप यशवंत सिंह परमार को रोल मॉडल बनाओ, हिमाचल को सामने रखें, वहां का आज सेब डिलीशियस होता है क्योंकि वहां पे साइंस इन्वॉल्व है, वहां पे विलेज टूरिज्म जो है आज चरम पे है। आज विकास निश्चित रूप से अगर वो राइजिंग स्टेट है तो उसके पीछे जो कारण है, यशवंत सिंह परमार जब वहां शासित हुए थे तो उन्होंने पूरी कैबिनेट को बोला था, पूरे अपने विधायकों को बोला था कि गांव चलो, गांव की तरफ देखो। लेकिन आज दुर्भाग्य इस प्रदेश का, गरिमा जी, कि आज यहाँ पे जो शासित है ये सरकार भाजपा की, ये केवल छल और छद्म की राजनीति करती है। इसके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी विधायकगण हैं, वो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो अपनी असेंबलीज में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लास्ट मोमेंट में अगर आपदा निश्चित रूप से आज विकट और विकराल रूप ले चुकी है, तो आज लास्ट मोमेंट पे ये सरकार अलर्ट होती है। वनाग्नि चरम पे थी, लास्ट मोमेंट में आप अलर्ट हुए। ठीक है। 4 धाम में क्राउड बना, उसके बाद लास्ट मोमेंट में जब श्रद्धालुओं को परेशानी हुई तो आप लास्ट मोमेंट में अलर्ट हुए। अरे आप लोग लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हो, आपकी सरकार निश्चित रूप से उत्तराखंड का जनमानस आपको समझ चुका है, आपके छल को और छद्म को समझ चुका है। आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से, लेकिन गरिमा जी आपके माध्यम से एक बात मैं रखना चाहूंगा कि हम लोग विपक्ष में रहते हुए जो बचे हुए 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल है बचा हुआ भाजपा का, इस समय को जाया नहीं जाने देंगे। हम निश्चित रूप से, ये सोई हुई सरकार है लेकिन उसको जगाने का कार्य निश्चित रूप से विपक्ष और कांग्रेस पार्टी करेगी।
ठीक है, दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, ये क्या चल रहा है? एक तरफ 24 सालों में 24 गुना विकास और दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है अभी भी। ठीक है, दीपक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हनी पाठक जी लगातार बनी हुई हैं। हनी जी, देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से कहा कि लास्ट मोमेंट पर एक्टिव हुआ जाता है या पलायन जैसे मुद्दों पर अब तक काम क्या हुआ? आप सिर्फ 24 सालों में 24 गुना विकास की बात कर रही हैं, लेकिन क्या इन 24 सालों में जो अहम मुद्दे थे जिनके चलते गठन किया गया राज्य का, क्या वो समस्याएं दूर हो गई? अब मैं जवाब देती हूँ इनकी हर बात का। गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। ये इन्होंने शुरुआत किससे की? गिरिराज जी ने शुरुआत करी कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, पता नहीं कितने सारे इन्होंने शब्द बोले। अब मैं शुरुआत से इनको जवाब देती हूँ। घमंड तो आपका सांसद सत्र में टूटा जब जवाब मिला आपको अनुराग ठाकुर की तरफ से कि जात पे ना पात पे वोट लगेगा कांग्रेस के हाथ पर, ये नारा इंदिरा गांधी ने दिया था और वहां सांसद सत्र में अभी भी समझ लो आप लोग, अरे अयोध्या हार गए हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी आपके साथ नहीं है, बद्री विशाल भी आपके साथ नहीं है। गिरिराज जी बोल रहा हूँ, इसलिए अहंकारी बोल रहा हूँ आप लोगों को। गिरिराज जी, बीच में नहीं बोलिए। यहाँ पर बैठ के प्लीज बोलिएगा। मैंने आपका गरिमा जी स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दे रहे। लेकिन गिरिराज जी, बीच में नहीं ना, अभी आपने बोला, वो बीच में नहीं बोल रही थी ना। नहीं आता है डिबेट पैटर्न, कृपया करके कुछ सीख के आया करिए। प्लीज गिरिराज जी, प्लीज। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की इतनी बुरी आदत है कि आप लोग इनकमिंग अपनी स्टार्ट करके आउटगोइंग बंद कर देते हैं। हाँ, तो फिर कम से कम थोड़ा सा सम्मान रखिए ना। सुनिए, जितने गिरिराज जी, प्लीज गिरिराज जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, आप बोल रहे थे, बीच में नहीं बोली, मैंने उनसे सवाल पूछा तब वो बोल रही हैं। प्लीज। बात पे वोट लगेगा कांग्रेस के हाथ पे, जवाहरलाल नेहरू ने भी ये नारा दिया था। आप तो उसको भूलकर वहां सांसद सत्र में चिल्ला रहे थे जातीय जनगणना के लिए, और अनुराग ठाकुर ने आपके मुंह पर तमाचा वहां पर जड़ा। अब दूसरी बात का जवाब सुनिए, आपने क्या कहा? हीरा, जंघोरा और आम और भांग की चटनी, इन सब चीज की ना हरीश रावत पार्टी करके कभी भी हाउस ऑफ वैली नहीं बना देंगे उत्तराखंड को। उत्तराखंड को बनाने के लिए उस पर नीति लानी पड़ेगी, रीति लानी पड़ेगी। इस तरीके से एक दिन वहां जाकर खीरा पार्टी पहाड़ी नूर डाल के कर देते हैं और चटकारा करके चट चट खाते हैं, तो उससे नहीं होगा उत्तराखंड का विकास। उत्तराखंड का विकास ऐसे होगा कि जब आप हाउस ऑफ वैली टाइप का प्रोजेक्ट लेकर आए, जब आप होम स्टे योजना की शुरुआत करें, जब आप दिल्ली में नीति आयोग की बैठक करें तो आप हाउस ऑफ वैली को प्राथमिकता दें, जब आप पहाड़ी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं तब उसको लेके तब उत्तराखंड का विकास होता है। जब लोकल फॉर वोकल की शुरुआत करी जाती है, जब चारों धाम में लगातार पहाड़ी व्यंजनों से लेकर महिलाओं का पहाड़ी उत्पाद का स्टॉल लगता है और 2,68,000 रुपए की उसमें लाभ मिलता है, तब जाकर पता लगता है कि पहाड़ी उत्पाद की कितनी बढ़त हो रही है और उत्तराखंड का विकास कितना ज्यादा हो रहा है। और दूसरा, आप हरीश रावत जी का यहाँ बैठकर अभी गुणगान कर रहे थे, शायद आप उनके गुट के होंगे, नहीं तो आपके कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, हरीश रावत जी का क्या सेंटेंस है, शोले फिल्म देखे उस तरीके का डायलॉग है, आधे इधर थोड़े मेरे पीछे। तो इस तरीके की नीति और रीति वाला व्यक्ति कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकता। तो मैंने आपको कहा ना कि पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालिए, उसके बाद जाकर आप उत्तराखंड के भले के बारे में सोचिएगा। और आपको तो अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के नारे नहीं याद है, लेकिन चीख पुकार करना किसको कहा जाता है वो आपको बहुत अच्छे से याद है। जरा मुझे टर्नओवर बताइए कि उत्तराखंड में 2014 से पहले हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में कितना विकास का कार्य कर दिया था और कितना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी हुई थी। दूसरे सवाल का मेरे को जवाब दीजिएगा, जब उत्तराखंड में आपदा आई थी लगातार, गरिमा जी अभी इन्होंने आपदा पर सवाल उठाया तो मैं बोल रही हूँ, नहीं मैं मुद्दे से कभी नहीं भटकती हूँ। जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, वेदर अपडेट मौसम विज्ञान की तरफ से लेकर केंद्र सरकार, दोनों जगह आपकी सरकार रही थी। वेदर डिपार्टमेंट आपको लगातार अपडेट दे रहा था कि आपदा आने वाली है, लेकिन आप एसी कमरे की बात करते हैं, एसी कमरे में तो आप लोग पड़े हुए थे जो आप निकल कर नहीं आए। गुजरात से ट्रेन भर कर नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोगों के लिए
उस समय आपदा के समय सामान भेजा था, एक रजाई तक उत्तराखंड के लोगों को नसीब नहीं हुई, क्योंकि 11 गुलाब जामुन 495 रुपए की आप लोग बढ़ोतरी कर रहे थे। और सुनिए, उसकी कर रहे हैं बात आप हेरा फेरी की और खनन की। आप सुनिए, हेरा फेरी असली तो तब होती है जब 110 करोड़ रुपए आप भरपाई कर देते हैं। गरिमा जी, इन्होंने क्या लूट मचाई मैं इनको बताती हूँ। टिहरी के ऊपर जो सस्पेंशन पुल बना, वो बना भी नहीं था पूरा, और इन्होंने उससे पहले उनको 110 करोड़ रुपए की पूरी भरपाई कर दी। सस्पेंशन पुल कहाँ गया? आज हमारी सरकार में वो बन रहा है। क्यों कर दी भाई भरपाई? क्या याराना था हरीश रावत जी का उनसे? और दूसरी बात का, क्या आपने वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा? और वो व्यक्ति आज मेरे को भ्रष्टाचार के बारे में बताता है और ये कहता है घमंड में चूर सरकार। चौथी बात का आप मुझे जवाब दीजिएगा कि हरिद्वार ऋषिकेश की आप बात कर रहे हैं, तो हरीश रावत जी की सरकार में कितना रहा मुझे बताइएगा। और चारों धाम के समय गरिमा जी इनसे, अरे 2002 और 7 के बीच का कार्यकाल भी बताओ। सुनिए हनी जी, ठीक है, आपने 7 के बीच में क्या क्या हुआ वो भी बताइए। ठीक है हनी जी 2002 और 7 के बीच में क्या क्या कार्य हुए हैं? अगर विजनरी नेता मैंने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को बोला तो वो भी तो रखो। ठीक है, सुनिए, आप सुनिए, देखिए ऐसा नहीं है हनी जी कि बीजेपी इसके पहले भी रही है, लेकिन अगर मुद्दों पर आएंगे आप, ठीक है, आपने अपने आंकड़े गिना दिए कि इस साल में इसे इतना विकास हुआ, लेकिन मैंने सवाल ही आपसे ये किया था कि क्या वाकई में जो मूल समस्याएं थी उनका समाधान हुआ? 24 सालों में 24 गुना विकास, ठीक है, ये आंकड़ों में 24 गुना विकास होता है। अभी एक मुद्दा, सुनिए हनी जी, अभी एक मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे कि जो मूल समस्याएं थी, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, राजस्व की समस्या हमेशा से उत्तराखंड के साथ रही है, क्या वो दूर हुई? ये आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि 24 में 24 गुना आपने विकास कर दिया, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? ये भी तो बड़ी बात है, इस पर आपसे जवाब लेंगे। सुनिए, ये भी पर्याप्त नहीं है। सुनिए हनी जी, अब और मेहमान भी हैं, प्लीज माफी चाहती हूँ, और मेहमान है दीपक जी। देखिए काफी देर हो गई है, उनसे अब तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। दीपक जी को सुन लेते हैं। दीपक जी यूकेडी की ओर से। दीपक जी, 24 सालों में 24 गुना विकास सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो 24 साल और महज 24 गुना विकास, नजरिया है सोचने का। करते रह जाइए गिरिराज जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब हनी जी देखिए, अभी वही हनी जी, अभी आप वही बात कह रही थी, और प्लीज मैं सम्मान करती हूँ कि आप कम से कम इस तरीके का काम नहीं करती हैं। मैं आऊंगी आपके पास, अभी इनको सुनते हैं। तो बिल्कुल सही है। आज सरकार ने समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से इसको प्रकाशित किया है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से अब तक 24 गुना तरक्की हुई है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में 24 गुना तरक्की हुई है, पलायन में 24 गुना तरक्की हुई है, खनन के माफिया में 24 गुना तरक्की हुई है, नौकरियों के मामले में 24 गुना तरक्की हुई है, हर क्षेत्र में 24 गुना तरक्की हुई है। पलायन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज भी वही मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के बनने से पहले थे जस के तस हैं। कौन से मुद्दे का इन्होंने हल निकाल दिया है? अरे ये तो दोनों वो सरकारें हैं कि जो यहाँ के लोगों का पलायन रोकते रोकते अब यहाँ के धामों का पलायन पे आ गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अगर बद्रीनाथ को मुंबई ले गई तो भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ को दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रही थी। तो ये जो अब दूसरी चीज जो सबसे मैंने गरिमा जी, पर कैपिटा इनकम अगर 2 लाख से ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहाड़ में सुदूर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं वो तो गरीब है ही नहीं। अब इसका मतलब जो अंत्योदय योजना चल रही है, जो लोगों को जो अन्न दिया जा रहा है 5 किलो का, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं? ये विकास है कहाँ? आप ही पत्रकारिता में है, आप बताइए ना। 24 गुना अगर बढ़ा है तो मैं जानना चाहता हूँ ये विकास हुआ कहाँ है? हाँ, एक जरूर विकास किया है दोनों हवाई आंकड़े लग रहे हैं आपको। इन्होंने स्थायी राजधानी बना के रख दिया देहरादून को, और अब एक और देहरादून के अंदर ही एक और दूसरी राजधानी की तैयारी कर रहे हैं। ये जरूर विकास हुआ है। आप समस्या तो आज की जस की तस है ना। क्या नौकरियां मिल गई है? बेरोजगारी दर 24 गुना कम हुई है क्या? आप ये कहें क्या इन्होंने रोजगार जो है वो 24 गुना बढ़ गया है क्या? कहाँ बढ़े हैं ये कौन से आंकड़े हैं? जो आंकड़े कागजों में तो दिखते हैं, लेकिन धरातल में वास्तविकता में जब हम देखते हैं तो ये कहीं भी नजर नहीं आता। गरिमा जी, अगर आप ही को नजर आता तो आप ही उस बात को बोल दीजिए, शायद हम लोग गलत देख रहे हो। ठीक है, तो ये
ठीक है, अभी हनी जी से इस पर हम विस्तार से जवाब लेंगे कि आखिर ये जो आंकड़े 24 सालों में 24 गुना वृद्धि की बात कर रही हैं, आखिर ये धरातल पर किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वो विस्तार से एक एक कर जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गिरिराज जी से एक राय जान लेते हैं, उसके बाद सुनीता जी के माफी जी कहानी जी के पास में आएंगे। गिरिराज जी, देखिए 24 साल बेमिसाल हम आज यही चला रहे हैं। आपने कई सारे मुद्दे उठाए जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई हमने तो सब कर दिया। आपने कहा 2002 से 7 के बीच के आंकड़े क्यों नहीं बताती। अगर ये 24 साल में 24 गुना विकास का दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस को कहां कमियां नजर आ रही है और क्या कमियां रह गई, मैं चाहती हूं पॉइंट्स से बताएं। देखिए हमला एक दूसरे पर दलों के लिहाज से मत बोलिए, आप पॉइंट्स बताइए कि ये चीज थी, देखिए यहां पर काम नहीं हुआ। बिल्कुल गरिमा जी एक चीज मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि इसको उत्तराखंड का कॉमन मैन भी जानता है कि 2002 और 7 का जो पंडित नारायण देव तिवारी जी का जो कार्यकाल था, वो लगातार बिना देखे एक लाइन नहीं बोल पा रहे। समय पूरा इंफ्रा दिया गया इस प्रदेश को। ठीक है, फार्मास्यूटिकल, अरे सुन लीजिएगा आप बीच में मत बोलिएगा। हनी जी, मैं इसके बाद आपसे ही जानूंगी। देखिए इसलिए इनको पहले लिया कि ये जो अपने मुद्दे हैं वो बताएं, फिर मैं भी उसमें कुछ जोड़ूंगी। आपको सुनना है तो सुनिए। ठीक है, देखिए नाराज नहीं प्लीज। गरिमा जी इंफ्रा दिया गया, उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां। हनी जी प्लीज, आप मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आप बीच में बोलेंगे, प्लीज पढ़िए। गरिमा जी, हाँ ठीक है। गरिमा जी, जो बजट जो है जब हमें राज्य मिला, हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। गरिमा जी, जब हमें राज्य मिला तो 900 करोड़ के आसपास के जो अलॉटमेंट थी, जो एलोकेशन थी 900 करोड़ के आसपास की थी बजट की। पंडित नारायण देव तिवारी जी लगभग 5400 करोड़ तक उसको ले गए। और उस बीच में उत्तराखंड को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जो बताया मैंने, फार्मास्यूटिकल कंपनियां मिली, रोडों का एक जाल मिला, जो पूरी तरह से, जो एक रीड में मानता हूं 2002 और 7 के बीच में जो कार्यकाल रहा पंडित नारायण देव तिवारी जी का, उत्तराखंड के लिए मैं रीड मानता हूं। उसके बाद जो है 2012 और 17 की अगर मैंने बात रखी तो निश्चित रूप से वो बात इसलिए रखी कि उस समय कांग्रेस पार्टी जो रूल कर रही थी वो सिंसियरली उसने पर्वतीय क्षेत्र को पूरा अपना फोकस किया। अगर पारंपरिक खेती की बात मैंने रखी, जिसपे अभी हनी पाठक जी चिढ़ रही थी, अगर मैंने पारंपरिक खेती की, झंगोरे के, मंडुए के और दालों के, पहाड़ी दालों के, अगर मैंने खरीद मूल्य तय करने की बात की कि वहां का जो पारंपरिक खेती जो कर रहा है सुदूरवर्ती क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में किसान, वो सरसब्द हो सके, अगर वो हमारी पार्टी ने कार्य किया, निश्चित रूप से अगर हम लोगों ने विलेज टूरिज्म की तरफ हम बढ़े, अगर हम लोग फ्लोरिकल्चर की तरफ बढ़े, अगर हम लोग फिशरी की तरफ बढ़े, अगर हम लोग निश्चित रूप से अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़े, तो भाई इनकम ऑफ सोर्सेज जो है वहां से इरेज हो। अगर हर्ब्स की तरफ हम लोग ध्यान हनी जी बस आपके पास आते हैं, तो ध्यान देने के पीछे रीजन ये था कि वहां निश्चित रूप से आज जो बार मैं कहता हूं गरिमा जी, इन 24 वर्षों में आप स्वयं देख लीजिए, अगर आज भाजपा 9 साल से शासित है प्रदेश में, आज बेरोजगारी चरम पे है। आज स्थितियां देखिए पहाड़ की, आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में आज जितने भी स्टेट प्लान से इनकी योजनाएं, जो यहां से स्टेट प्लान से जो योजनाएं चलती हैं, वो धरातल पे उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उसका कार्यान्वयन नहीं है। अभी हरीश रावत जी के कार्यकाल को ये पूछ रही थी, उस समय प्रति कैपिटा जो इनकम थी वो लगभग 12 और 17 के बीच में 1,72,000 रुपए थी पर कैपिटा। आज सुन लीजिएगा, आज जो भी एनालिसिस है, जो भी ये रिपोर्ट है, अगर हवाई इसको बोला जा रहा है, तो गरिमा जी आज एक चीज और भी आप एनालिसिस करिए, सरकार को बोलिए कि 70,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है प्रदेश पे। आप उस कर्जे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आम व्यक्ति से, कि लगभग 1 लाख रुपए का बोझ आपने हर व्यक्ति पे डाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कितनी देर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ेंगे कि आप लोग लास्ट मोमेंट में हर जगह अलर्ट हो रहे हैं।
आप जो है अपने गिरिराज जी, state plan गिरिराज में जी, जो सुनिए। कार्य होते हैं, आपको जो इनकम ऑफ वो भूल गए, वो पढ़ के ही ठीक है। पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सुन लेते हैं हनी जी को। ठीक है, ठीक है। आप अपने आंकड़े देखिए हनी जी, आप थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणी से अगर बचेंगे तो ठीक रहेगा। अपना अपना तरीका है। अब बीजेपी के बहुत से प्रवक्ता बैठते हैं हमारे साथ में, जब कागज लेकर आंकड़े दिखाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हनी जी देखिए, बेरोजगारी है, पलायन है, स्थायी राजधानी है, मूल निवास है, ये सब क्या दूर हुआ? 24 सालों में 24 गुना विकास कागजों में, आंकड़ों पर। देखिए ऐसा है गरिमा जी, आंकड़े दिखाना और लगातार पेपर को ही देखकर बोलना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। दूसरी बात का मैं इनको जवाब देना चाहूंगी। मैंने इनसे 2 सवाल का जवाब पूछा था कि इन्होंने कितना प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी इसमें की। दूसरा, चलिए सवाल का जवाब देने की स्थिति में ये नहीं है क्योंकि गूगल में ये देख रहे हैं अभी कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है। तीसरी बात का मैं इनको जवाब देती हूँ कि ये जो आपकी यहाँ डिबेट है किस मुद्दे पर है गरिमा जी, कि 24 साल कितना विकास। हाँ बिल्कुल। और 24 साल में उत्तराखंड में इतना विकास हुआ। तो इन 24 साल में गरिमा जी निश्चित तौर पे कांग्रेस की भी पार्टी ने शासन किया होगा, बिल्कुल और भाजपा भी 9 साल से कर रही है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, ये मतलब मान के बैठ गए हैं कि इन 24 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, इस 9 साल में जो किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो विकास कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और खराब कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीते दिनों में जो इनका शासनकाल रहा, देखिए भ्रष्टाचार में मानने के आंखें लिए बंद तैयार नहीं आप करने लोग। का कार्यकाल रहा। दूसरा, ये झूठ विलेज बोलते की हैं भी लोग। बात कर रहे हैं। सुनिए सब सुनिए बात सुनिए, नहीं करते हैं गरिमा। देखिए दोनों ही बड़े दलों के प्रवक्ता बस बैठे हुए हैं। हनी जी, आप बीजेपी से, गिरिराज जी कांग्रेस से, यही 2 ऐसे दल हैं जिन्होंने उत्तराखंड में राज्य किया है, कोई तीसरा नहीं आया। यूकेडी से दीपक जी जरूर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, लेकिन ये कोई जवाबदेही नहीं रखते हैं। आप दोनों की जवाबदेही बनती है। अगर कांग्रेस, सुनिए हनी जी सुनिए, अगर कांग्रेस आपसे लगातार पूछ रही है सवाल, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। गिरिराज जी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस दूध की धुली है। गिरिराज जी, कांग्रेस ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, 9 सालों से वो सत्ता में है और डबल इंजन की सरकार में दावे बहुत किए, लेकिन आपके पास भी मौका था। देखा, हलवा एक जने सत्र में बांट रहे थे, एक मैंने यहाँ खा लिया। जो कार्य हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार ने किए, ये सुनने को तैयार नहीं है। गरिमा जी, इन्होंने सवाल पूरा सत्र। हाँ ठीक है, बोलिए हनी जी, आप बोलिए। गिरिराज जी उसके बाद आएंगे। बोलिए। वाइब्रेंट विलेज नाम की योजना चलाने वाली हमारी सरकार रही। वृद्ध और वृद्धा दोनों को पेंशन देने वाली अगर कोई सरकार रही, हमारी सरकार रही। पति और पत्नी, पुत्री और पुत्र दोनों को उत्तराधिकार मिलेगा पैतृक संपत्ति में अगर लाने वाली कोई सरकार रही, हमारी सरकार रही। पीआरडी जवानों का 540 से 670 रुपए अगर वेतन करा गया, देखिए तो वो बढ़ोतरी हमारी तरफ से। देखिए हनी जी, फिर मैं आपको रोकूंगी। मैं क्या कह रही हूँ कि उत्तराखंड राज्य बना क्यों था? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुनिए, अरे हनी जी पहले सुन लीजिए, आपने क्या दिया इसमें? गिरिराज सुनिए, कम से कम मुझे तो बोलने दीजिए। आप लोग आपस में बहस करेंगे क्या? हनी जी देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन ही कुछ समस्याओं के चलते ही तो हुआ था। मैंने तो गिना दी हनी जी आपको, चाहे वो पलायन हो या फिर जिस तरीके से मूल निवास, ये समस्याएं तो उत्तराखंड के साथ जन्म से जुड़ी हुई है ना। कहते हैं जन्मजात समस्याएं, तो उनका निवारण क्या पहले नहीं होना चाहिए था? 9 सालों से आप हैं, डबल इंजन की सरकार में है, बताइए क्या मुद्दा खत्म हो गया? क्या मूल निवास खत्म? आप नए मुद्दे लेकर आए। आप अभी गिना रहे हो कि हमने ये किया, आप यूसीसी पर भी खूब कह सकते हो, लेकिन क्या जो समस्याएं थी, जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो दूर हुई? जो मुद्दे प्राथमिकता में होने चाहिए उन पर काम हुआ? अरे मेरी सुंदर प्रवक्ता महोदय, मेरी बात, सॉरी एंकर महोदय, मेरी बात खत्म होने दीजिए। हाँ बिल्कुल। आपने क्या कहा? उत्तराखंड का राज्य जी, महिला अपराध में इस समय सुनिए, पहले तो गिरिराज जी प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। गिरिराज जी प्लीज थोड़ी देर के लिए। दिल्ली में हमने उत्तराखंड बनाने के लिए नारा लगाया, तो हमने क्या लगाया? खीर जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य अलग बनाएंगे। तो इसी खीर और जंगोरे के बल पर, मडवे के बल पर हमने उत्तराखंड राज्य को हासिल करने का जो प्रयास किया, वो धरातल पर उतरा और हमने उत्तराखंड एक राज्य अलग बनाने के लिए सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ मिलकर उत्तराखंड राज्य अलग बनाया। अब आती है बात उस नारे की, खीर जंगोरा मड़वा कोदा, ये सब चीजों की। तो इन सब चीजों को धरातल पर उतारने का कार्य अगर कोई योजना के साथ शुरू किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकल फॉर वोकल अभियान शुरू किया, और आज मिलेट का एक सामान
अच्छी खासी कीमत पर आता है गरिमा जी। आज ज्यादातर लोग दूर क्यों जाए। गरिमा जी, मैं आपसे पर्सनल एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप मोटे अनाज को लेना पसंद नहीं करती हैं? क्या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग होगा, क्या वो रागी नहीं पसंद करता, कि मिलेट्स नहीं पसंद करता? और मजे की बात देखिए, पहले कोई मिलेट्स के बिस्किट नहीं जानता था, आज उसको शार्क टैंक में शुरुआत करी जाती है, और शार्क टैंक में पहाड़ी नोट से लेकर मिलेट्स की उपलब्धता के लिए वहां पर उनको कंपनी है हाथों हाथ लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इस अभियान को धरातल पर अगर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, न कि खीरे में सुनिए हनी जी, ठीक है उसकी आपकी पार्टी सारी बातें ठीक है, मैंने क्या कहा, ये बहुत अच्छी शुरुआतें हैं। गरिमा जी, सुनिए गरिमा सुनिए हनी जी, आप फिर आप देखिए, आप बहुत स्मार्ट प्रवक्ता है, मैं आपको ये जरूर कहूंगी, लेकिन आप सवाल से भटका रही हैं। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था, जो मूल मुद्दे थे उन पर आपने कुछ नहीं बोला। आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, ठीक है आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु होने चाहिए थे उन पर कितना काम हुआ, उसका जवाब तो अभी भी मुझे नहीं मिला, जिसका तर्स है। समिट कराया। सुनिए हनी जी, हम आएंगे आपके पास, इन्वेस्टर समिट पर भी अगर बात कर लेंगे तो देखिए बहुत कुछ निकलेगा, नए धागे खुलेंगे। सुनिए हनी जी रोक रहे हैं, माफी के साथ रोक रहे हैं, आपकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो फोन लाइन पर है, एक राय उनकी जानते हैं, उसके बाद हनी जी आप वापस आपके पास लौटते हैं। हनी जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। मनोज जी, 24 सालों में कहा जा रहा है 24 गुना विकास हो गया है, लेकिन क्या उत्तराखंड में 24 सालों में 24 गुना विकास काफी है? जी नमस्कार। पहले तो आपके सभी को नमस्कार पैनल में बैठे हुए। और मैं बताऊं कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तराखंड में सेवा से ग्रॉस डोमेस्टिक जो सकल राज्य का घरेलू उत्पाद है उसको देखा जाना चाहिए। कृषि, हाइड्रो पावर, जो बिजली का पन बिजली का है निगम, और उसके पक्ष में अनएम्प्लॉयमेंट, मापदंड देखा जाना चाहिए। तो हाइड्रो पावर सेक्टर में निश्चित ही एक अच्छी प्रगति हुई है। 25,000 मेगावाट की क्षमता का उत्पादन आज राज्य कर रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा स्टेट का है वो 2.87 लाख करोड़ के, जो अमेरिकी अगर डॉलर में बात की जाए तो 34 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में जब 2005 का अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो उस समय भी 13% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है उत्तराखंड को मिल रहा था। और उस दृष्टि से मिला है। आज 70,094 करोड़ के आसपास के 70,094 करोड़ का बजट एलोकेशन है 2024-25 का। और ये 2023-24 के जो एस्टिमेट था के ऊपर 13% का है, तो रिवाइज एस्टिमेट है। तो एक बहुत अच्छा बजट सेगमेंट है। लेकिन जो है उत्तराखंड के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा है, ये एक पहलू है, ठीक है, जिस पे गौर किया जाना आवश्यक है। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 7.5 लाख ये अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड है। ये 2022 का जो आंकड़ा है आधार पे मैं बात कह रहा हूँ, तो 7.5 लाख लोग बेरोजगार हैं, और इसमें 1.5 लाख लोग निकल रहे हैं प्रतिवर्ष में, वो और जुड़ जा रहे हैं। तो बेरोजगारी कैसे मिटिगेट होगी एक विषय होना चाहिए जब हम आर्थिक की चिंता पे करते हैं। लेकिन उत्तराखंड आर्थिक मामलों में काफी कुछ और राज्यों के मुकाबले बेहतर करता हुआ नजर आता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। वापस से हनी जी के पास जाएंगे। हनी जी, आपने सुना मनोज जी की भी बात को, अपनी बात को पूरा कर लीजिए फटाक से। देखिए, मुझे ध्यानी साहब की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी, बहुत स्लोली आ रही थी। देखिए गरिमा जी, आपका जो सटीक सवाल था कि क्या उत्तराखंड उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी जो अगर मैं ये कहूं आपके चैनल में बैठकर कि बढ़ चुका है, तो वो निश्चित तौर पर गलत है। क्यों? क्योंकि बढ़ने के लिए, काम करने के लिए लोगों ने हमें अपनाया है, और ये तो हम लोगों के लिए छोटी सी चढ़ाई है।
अभी आगे और लड़ाई है, करप्ट लोगों को जेल में डालने की अभी बड़ी कार्रवाई बाकी है। तो अभी वो काम भी करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और जो आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जो अथक प्रयास हमारी सरकार कर रही है, उसमें ये थोड़े थोड़े अभी बूंद बूंद से घड़े को भरा जा रहा है। और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बनकर आगे वाले समय में उभर कर आएगा कि लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य जो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किया है, वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और इस डिबेट के ही माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता इस चीज को मान चुके हैं कि ये 24 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पर 17% बढ़ी है, वो विगत 9 साल में बढ़ी है, क्योंकि ये किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही चीज जो ये गूगल में देख के पढ़ रहे थे, इनको ये नहीं समझ में आया कि इनको इस डिबेट में क्या बोलना है। 24 साल में 24 गरिमा जी, मेरे पास गूगल है ही नहीं, आप सुनिए डिबेट का टॉपिक। ठीक है देखिए, वो चर्चा का विषय नहीं है। कोई कहां पर देखकर पढ़ता है, कोई कागज से देखकर अपनी बात रखता है, ये चर्चा का विषय नहीं है। आप इसको प्लीज राजी मत लीजिए उस तरह से। और हनी जी, मैं भी चाहूंगी कि कम से कम आप इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। बहुत सारे प्रवक्ता मेरे पास बीजेपी के बैठते हैं जो मोबाइल पर दिखाते हैं अलग अलग आर्टिकल्स, तो वो अपना अपना पैटर्न, अपना अपना स्टाइल हो सकता है, उस पर मत जाइए आप। 24 गुना विकास इस डिबेट का टॉपिक है, और उस पर भी ये उंगली उठा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये जो भी काम है, जब तक इनकी नहीं, देखिए वो आपने अभी मेरे सवाल के जवाब में ये स्वीकार किया कि अगर मैं ये कह दूं कि नहीं हम उस राह पर आगे बढ़ चुके हैं तो ये गलत होगा। चलिए, कम से कम आपने स्वीकारा। और अगर नहीं बढ़ सके हैं तो क्यों आखिर नहीं बढ़ सके भाई? 9 सालों से राज्य में आप हैं, आप डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ आपके हाथ में है, आपको जनता 5 की 5 सीटें जीत कर दे रही है, तो इसलिए कि आप ये बैठकर कहेंगे कि हम अभी इस राह पर आगे नहीं बढ़ सके, ये पूरी तरीके से गलत है। एक तरफ 24 सालों में 24 गुना विकास की बात हो रही है, लेकिन एक भी मूल मुद्दे पर उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक भी मूल समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, और बहुत से वो मुद्दे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में देखिए बजट बढ़ा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े हैं, जबकि धरातल पर सच्चाई कुछ और नजर आती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।